उत्तक क्या होता है? बहुकोशिकीय प्राणियों में एक जैसी कोशिकाओं का समूह, उत्पत्ति में समान, कार्य में भी समान, जिनके साथ साथ अंतरकोशिकीय पदार्थ भी शामिल हो, उत्तक का निर्माण करते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये लाइन कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं और इनके बीच में उपस्थित अंतरकोशिकीय सबस्टांस साथ में मिलकर विशिष्ट कार्य संपन्न करता है, उसे हम उत्तक बोलते हैं। उत्तकों का विभाजन, इसका आधार है कोशिकाओं की संरचना और कोशिकाओं द्वारा संपन्न कार्य। इस आधार पर उपकला उत्तक हो गया, संयोजी उत्तक हो गया, पेशी उत्तक हो गया, तंत्रिका उत्तक हो गया, 4 भागों में इनको हमने बांट लिया। उत्तकों का समूह मिलकर अंगों का निर्माण करता है, पता है हमें। अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ये भी ठीक है। अब हम बेस लेवल पे बात कर रहे हैं। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होगी कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है और बहुत सारे उत्तक मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ऑर्गन कौन से हो गए? लिवर हो गया, किडनी हो गया, हृदय हो गया और लंग्स हो गया, और बहुत सारे ऑर्गन हैं जो मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अब उपकला उत्तक के बारे में बात करते हैं। उपकला उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। इनका बेस क्या है? इनको बांटने का आधार क्या है? इनको बांटने का आधार है स्तर, कोशिकाओं का स्तर। अगर कोशिकाओं का एक ही स्तर है तो उसे सरल उपकला उत्तक कहेंगे, और स्तर एक से ज़्यादा है तो उसे संयुक्त उपकला उत्तक कहेंगे। और संयुक्त उपकला उत्तक के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बाद में फिर दिक्कत नहीं आएगी। संयुक्त उपकला उत्तक बहुस्तरित परतों से बना होता है। नॉन स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल में प्रसार की क्षमता नहीं होती, स्ट्रेचेबल में प्रसार की क्षमता होती है। यूरोथेलियम भी इसका दूसरा नाम हो गया। अब ये कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर में हो गया। यूरोथेलियम यूरिनरी ब्लैडर में हो गया, जहाँ मूत्र का स्टोरेज होता है। नॉन स्ट्रेचेबल के पार्ट है स्तरित चलकी, स्तरित घनाकार, स्तंभाकार, और ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। इनके मैक्सिमम अपन को फंक्शन दे रखा है, एनसीईआरटी भी याद कर लेते हैं। फंक्शन क्या है? यांत्रिक तथा रासायनिक प्रतिबलों से सुरक्षा प्रदान करता है, श्रवण और अवशोषण का कार्य भी करता है। इसकी लोकेशन क्या होती है? त्वचा की शुष्क सतह पर होती है, मुख गुहा की नम सतह पर होती है, ग्रसनी पर होती है, लार ग्रंथियों पर होती है, तथा अग्नाशय वाहिनियों का आंतरिक स्तर भी इन्हीं का बना होता है। अब हम सरल उपकला उत्तक की बात करते हैं। सरल उपकला उत्तक, सरल चलकी उपकला उत्तक, सरल घनाकार उपकला उत्तक, सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक से निर्मित होता है। और सरल उपकला उत्तक एक ही स्तर परत से बना होता है। सरल चलकी उपकला की बात की जाए तो ये है सरल चलकी उपकला। सपटी अनियमित सीमा वाली या सीमा अनियमित सीमा जैसी कोशिकाओं से बना होता है। कार्य क्या है? विसरण का कार्य। विसरण मतलब डिफ्यूजन का कार्य। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ विसरण होता है यहाँ ये उत्तक पाया जाएगा, जैसे लंग्स के वायु कोशों में गैसों का विसरण तथा रक्त वाहिनियों की भित्तियों से O2 और CO2 का विसरण। मतलब फेफड़ों से वायु अंदर आएगी, अंदर फेफड़ों के अंदर क्या होगी? एल्यूर सैक वायु कोश से आगे जाएगी तो सतह किसकी बनी होगी? मतलब कुपिकाओं की सतह किससे बनी होती है? वो इसी उत्तक की बनी होती है, सरल चलकी उपकला उत्तक। और रक्त वाहिनियों की भित्तियाँ भी इसी उत्तक की बनी होती है, जिससे O2 और CO2 का विसरण सिंप्लीफाई हो सके, मतलब आसानी से हो सके। अब सरल घनाकार उपकला उत्तक, घन जैसी कोशिकाओं द्वारा निर्मित सरल घनाकार उपकला उत्तक। घन जैसी कोशिकाओं से निर्मित। कार्य क्या हो गया? श्रवण और अवशोषण का कार्य हो गया। जैसे नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग से हाइड्रोजन प्लस के प्लस अमोनिया का श्रावण, ये हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ लेंगे। ग्रंथियों की वाहिनियों से नाइट्रोजन अपशिष्ट का श्रावण, ये भी इसी का कार्य है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में तो हमने देख लिया कि S+ और K+ अमोनिया का श्रावण हो गया। और ग्रंथियों की वाहिनियों से जिस भी पदार्थ, नाइट्रोजन अपशिष्ट तो एक एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल बहुत है जिनका ये श्रावण करता है। और इस उत्तक के कुछ रूपांतरण है। रूपांतरण क्या हो गया कि मतलब
इसने कुछ मॉडिफाई कर लिया इस उत्तक ने और नया नाम बन गया बरस बॉर्डर घनाकार उपकला उत्तक। इसको हम ये भी बोल सकते हैं बरस बॉर्डर कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कहाँ हो गया स्थान? नेफ्रॉन की पीसीटी में। पीसीटी में बस घन जैसी संरचनाओं ने अपने ऊपर माइक्रोविलाई ऐड कर ली, जिससे इसका नाम हो गया ब्रश बॉर्डर कुबोइडल एपिथेलियम। यहाँ ये क्या करेगा? मैक्सिमम पुनर्अवशोषण का कार्य करेगा। दूसरा इसका रूपांतरण हो गया सीलेटेड घनाकार उपकला उत्तक। ये कहाँ हो गया? ट्रेकिया में हो गया। ट्रेकिया में क्या कार्य करेगा? बाहरी कणों तथा म्यूकस को विशिष्ट दिशा में निर्देशित करेगा। अब इसका अगला कौन सा उत्तक है? अगला उत्तक है सरल स्तंभाकार स्तंभ जैसी कोशिका। यह लंबी तथा पतली कोशिकाओं से निर्मित होता है। कहाँ होता है ये? अमाशय और आंत में अवशोषण तथा श्रवण का कार्य करता है। स्तंभाकार उपकला उत्तक के रूपांतरण। पहला रूपांतरण बरस बॉर्डर स्तंभाकार उपकला उत्तक कहाँ होता है? गोल ब्लैडर में होता है। कार्य क्या है? अवशोषण का कार्य है। दूसरा रूपांतरण ग्लैंडुलर स्तंभाकार उपकला कहाँ होता है? अमाशय कोलन रेक्टम। क्या कार्य है? सिक्रेशन के लिए स्पेसिफाई मतलब विशेषीकृत है। तीसरा रूपांतरण सीलेटेड स्तंभाकार उपकला उत्तक। क्या कार्य है? पदार्थों को विशेष दिशा में प्रविष्ट करना। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। एपेंडाइमल टिश्यू में होता है। फेलोपियन ट्यूब में जैसे ही ओम ओवेरी से रिलीज होगा, वहाँ से फेलोपियन ट्यूब के थ्रू आगे बढ़ेगा, यूटेरस में आएगा। तो आगे बढ़ाएगा कौन? यहाँ फेलोपियन ट्यूब में उपस्थित सीलिया इसको आगे बढ़ाएगी। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ग्लैंडुलर बरस बॉर्डर एपिथेलियल, इसमें ग्रंथिल उत्तक। इस उत्तक की पूरी बात कर लेते हैं, इसी के सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है। गोबलेट सेल हमारी जो इंटेस्टाइन में गोबलेट सेल होती है, एक तो ये हो गई, एक जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लार ग्लैंड हो गई, मतलब सैलाइवरी ग्लैंड, तो उसका है, ये भी उसका एग्जाम्पल है। अगर कोशिकाओं की संख्या 1 है तो गोबलेट सेल म्यूकस स्रावित करती है और अनेक लार ग्रंथि का श्रावण, इसका एक पहला रूपांतरण कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। दूसरा रूपांतरण हो गया अपने स्राव को डालने की विधि के, अपने सिक्रेशन को डालने की विधि के आधार पर। किस आधार पर? एक एक्सोक्राइन हो गया, एक एंडोक्राइन हो गया। अब वाहिनियाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये अपने स्राव को यहाँ पहुँचाना है, इसके लिए इसको नलिका की आवश्यकता होगी और यहाँ ये पहुँचा देगी, मतलब इसके लिए वाहिनी उपस्थित होगी। एंडोक्राइन में ऐसा नहीं होगा। एंडोक्राइन में ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, ये इसका एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। ये ब्लड वेसल्स, इसने अपना स्राव यहाँ डाला, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पहुँचाना है, तो ये इसके थ्रू पहुँचाएगी। इसके लिए यहाँ कोई वेजल्स नहीं होगी, मतलब वाहिनी नहीं होगी, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इसके श्रावण क्या क्या हो गया? एक्सोक्राइन कौन कौन सी ग्रंथियाँ क्या स्राव करती है, जिनमें नलिकाओं की आवश्यकता होती है? तो म्यूकस हो गई, लार हो गया, करणमोम हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, पाचन एंजाइम हो गया, अन्य कोशिकीय उत्पाद, ये तो इसके हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन हो गया हमारे शरीर में, हार्मोन को ब्लड वेजल्स के थ्रू जाएगा, इसके लिए कोई वाहिनी की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये हो गया। अब कुछ विशेष पॉइंट है उत्तक के बारे में जो हम जानेंगे। विशेष में क्या है? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक शरीर के कुछ भागों के लिए आवरण अथवा आस्तर प्रदान करता है। एनसीईआरटी की लाइन याद ही करनी है। उपकला उत्तक की मुक्त सतह शरीर द्रव बाहरी वातावरण के संपर्क में रहती है, ये भी याद करना है। उपकला उत्तक की कुछ देखो, पहली लाइन क्या थी? पहली लाइन तो ये हो गई कि उपकला उत्तक शरीर की कुछ भागों के लिए आवरण और आस्तर का कार्य करता है, ये हमें बताया। दूसरा क्या हो गया? उपकला उत्तक की
मुख्यतः शरीर द्रव या बाहरी वातावरण के संपर्क में रहती है। ये भी याद करना है, बाहरी वैसे हमें याद ही है ये भी। उपकला उत्तक की कोशिकाएं अल्प अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है, ये भी हमें याद करना है। और लास्ट लाइन है, पीसीटी और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित माइक्रोविलाई अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाती है, जैसे हमने पीसीटी में पढ़ लिया था इसके रूपांतरण में। अब हमें लास्ट पढ़ना है सेल जंक्शन, कोशिका संधियां। पहली संधि होगी टाइट जंक्शन, ये हमारे शरीर में अलग अलग जगह उपस्थित होगी, तो हमने ये पढ़ लिया टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, होता है, ये इंपॉर्टेंट है। टाइट जंक्शन हो गया, सेल की संधि हो गई। टाइट जंक्शन उत्तक से स्राव को उत्तक से जो स्रावित होता है कोई भी समस्थान उसको रोक देती है। अधेरिंग जंक्शन, ये दूसरा इसका प्रकार हो गया। अधेरिंग जंक्शन क्या होता है, पड़ोसी कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करेगा। अधेरिंग हो गया, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इन दोनों को इस जंक्शन के थ्रू ये दोनों जुड़ गई, तो ये अधेरिंग जंक्शन हो गया। तीसरा गैप जंक्शन, गैप जंक्शन हो गया। गैप जंक्शन क्या करेगा, आयन तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं के तीव्र स्थानांतरण में सहायता करती है। वे ऐसा संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव को आपस में जोड़कर संसार को सुगम बनाती है। ये तो मैं ऐसे याद कर लेना है, मतलब जहाँ आयन की बात हो वहाँ गैप जंक्शन आ जाएगा।